गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, इस समय हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक में, इस अध्याय में हमने बहुत सारी बातें आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम बता चुके हैं। इसके पहले हम 4 पार्ट इसका पढ़ा चुके हैं और चारों पार्ट में बहुत सी बातें हमने आपको बता रखी हैं और उन चारों पार्ट को हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताए हैं। चारों पार्ट का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वो चारों पार्ट भी आप देख लीजिएगा। आज हम लोग इस हाइड्रोजन टॉपिक के अंतर्गत एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि जाना जाता है हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम से। अर्थात हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं उनके बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये अनुरोध है बच्चों कि आप लोग अगर कलम और कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो आप लोग एक कलम और कॉपी लेके बैठ जाओ, ताकि जो कुछ भी हम बताते चले या लिखते चले आप भी साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलो, ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स बन जाए और आप एग्जाम में खूब बढ़िया बेहतर तरीके से आप प्रदर्शन कर सकें और अच्छा से अच्छा अंक ला सकें। तो बच्चों, आइए समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। जो ये टॉपिक है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, हाइड्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, समस्थानिक के बारे में थोड़ा सा जान ले कि समस्थानिक क्या होते हैं। जैसा कि इसके बारे में हमने पहले भी आपको बता रखा है कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, या समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल समस्थानिक के बारे में जरा सा फिर चर्चा करेंगे, फिर हाइड्रोजन के समस्थानिक की चर्चा हम लोग करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि समस्थानिक, नाम ही समस्थानिक इसका है, समस्थानिक देखते चले, समस्थानिक। ये समस्थानिक का मतलब हुआ समान स्थान रखना, समान स्थान वाला आप भी लिख सकते हैं, समान स्थान वाला। समस्थानिक का मतलब समान स्थान रखने वाला। अर्थात अगर आवर्त सारणी में देखा जाए तो अगर हम आपसे पूछें कि कोई एक ही स्थान पर, समान स्थान पर तत्वों को अगर रखा जाता है तो कब रखा जाता है। अगर किसी भी तत्व को, मान लीजिए कोई तत्व ए है, अगर इसको हम यहां पर रखते हैं, या कोई भी तत्व बी है इसको भी हम यहां पर रखते हैं, कोई तत्व सी है इसको भी हम यहां पर रखते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो कब आती है, किस स्थिति में आ सकती है कि तीनों तत्वों को हम एक ही स्थान दें, समान स्थान दें। तो आपने देखा जब हम आवर्त सारणी पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे कि अगर तत्वों का परमाणु क्रमांक अगर समान हो तो चूंकि जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन अर्थात परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है तत्वों को, तो आप कह सकते हैं कि अगर तत्वों के परमाणु क्रमांक अगर समान है तो उसको हम समान स्थान दे सकते हैं। कहने का मतलब उसको एक ही स्थान पर हम रख सकते हैं। तो समस्थानिक का मतलब भी आप कुछ यूं ही समझे कि समस्थानिक वे होते हैं किसी एक ही तत्व के, यहां पर यह कहना बहुत जरूरी है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिखते भी चले कि समस्थानिक क्या होते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हम यहां पर जान लेते हैं ताकि दिक्कत ना होने पाए। तो समस्थानिक के बारे में क्या लिखेंगे, किसी एक ही तत्व के वे सभी परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान लेकिन, या परंतु कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या
अलग अलग हो, उन्हें उस तत्व के का लिखने का समस्थानिक कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। यहां पर यह बताया गया है, समस्थानिक की परिभाषा जो बताई जाती है, कहा जा रहा है किसी एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें उस तत्व का समस्थानिक कहा जाता है। तो कहने का मतलब, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर चूंकि समस्थानिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे डिटेल, और वहां पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की जो समस्थानिक है उनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। ये तो सिंपल सी बात हो गई समस्थानिक की परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछे कि समस्थानिक क्या होते हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं कि किसी एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक तो हाइड्रोजन के समस्थानिक से संबंधित है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की अगर चर्चा करें तो यहाँ देखा जाता है, बताया जाता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। सबसे पहला जो समस्थानिक है उसको कहेंगे प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम, और तीसरा है ट्राइटियम। याद रखेंगे कि ट्राइटियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने समस्थानिक देख लिया कि समस्थानिक वे होते हैं, वे परमाणु होते हैं किसी एक ही तत्व के वे सभी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। अब बात हाइड्रोजन के समस्थानिक की आती है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्राइटियम। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ये प्रोटियम क्या है, ड्यूटीरियम क्या है और ट्राइटियम क्या है। इस पर एक छोटा सा लेक्चर, छोटी सी बात आपको जाननी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की आप विवेचना कीजिए। तो आइए हम लोग अलग अलग करके, एक एक करके हम लोग अलग अलग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहला जो है प्रोटियम। यहाँ पर एक बॉक्स हम बना देते हैं। पहला जो है यहाँ पर जो टॉपिक है आपका, हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है प्रोटियम। प्रोटियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोटियम जो है, इसका जो संकेत है, जो प्रतीक होता है, आप लोग नोट करते चलेंगे। प्रतीक जो है इसका वो है, इसको लिखते हैं 1H1 से। प्रतीक क्या है? 1H1। और सिंबल यहां पर आप दे सकते हैं, इसको साधारण हाइड्रोजन या इसी को हल्का हाइड्रोजन भी आप कह सकते हैं। हल्का हाइड्रोजन, प्रोटियम को ही हल्का हाइड्रोजन कहा जाता है। ये तो पहली बात आपने देखा कि इसका प्रतीक, इसको प्रोटियम को कैसे लिखते हैं? 1H1 से। अब 1H1 तो प्रोटियम हो गया। इसके बाद जो ये संख्या नीचे लिखी होती है ये परमाणु क्रमांक होता है, और ये जो संख्या ऊपर लिखी होती है ये द्रव्यमान संख्या होती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। तो आप इसको भी नोट करते चलेंगे कि प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? प्रोटियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। क्योंकि नीचे परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है। और इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है? प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या
भी इसकी कितनी है, 1 है। अब यहां पर बात आई कि प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान संख्या 1 है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, जैसा कि आपको बताया गया है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या इसमें प्रोटियम में कितनी होगी, 1 होगी। अगर प्रोटॉनों की संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 ही होगी। आप लोग जानते हैं किसी भी परमाणु में, परमाणु चूंकि विद्युत उदासीन होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो प्रोटियम में कितनी होगी, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर 1 होगी। अब यहां पर देखें कि प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। अब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर देखें, अगर द्रव्यमान संख्या को देखें, जो ऊपर संख्या लिखी होती है द्रव्यमान संख्या होती है, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो चूंकि यहां पर देखो 1 लिखा है, तो यहां पर 1 प्रोटॉन, और प्रोटॉन तो चूंकि 1 ही होगा, यहां पर परमाणु क्रमांक दिया गया है, तो परमाणु क्रमांक जो है वो 1 है, इसलिए क्या होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होगी, तभी यहां पर 1 आएगा। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या अगर पूछी जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 0, याद रखेंगे। तो प्रोटियम का प्रतीक आपने देखा 1H1, इसका प्रोटीन का प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी रहती है वो परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर जो होती है द्रव्यमान संख्या होती है। परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, अपरमाणु क्रमांक 1 तो प्रोटॉनों की संख्या भी 1, अब प्रोटॉनों की संख्या जब 1 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1, चूंकि परमाणु उदासीन होते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 0। आप न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर ऊपर वाला यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो 1 में से 1 घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 आएगा, और वो न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। और आपको एक बात और बता दें इसके बारे में, प्रोटियम के बारे में, कि प्रोटियम जो होता है ये क्या होता है, वायुमंडल में आप या कह सकते हैं कि आपके चारों ओर सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा में यही पाया जाता है, लगभग 99% ये पाया जाता है, उपस्थिति इसकी होती है, उपस्थिति होती है इसकी, ये 99% उपस्थिति किसकी होती है, प्रोटियम की होती है। तो आप ये कुछ मोटी मोटी बातें आपने देखा कि किस प्रकार से ये आपका प्रोटियम जो है, ये हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है प्रोटियम, इसको हम हल्के हाइड्रोजन को के रूप में भी जानते हैं। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये पॉइंट वाइज जो लिखे इसको आप भाषा के रूप में लिख सकते हैं कि प्रोटियम जो होता है ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसका प्रतीक 1H1 होता है, और परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी इसकी 1 होती है। परमाणु क्रमांक अगर 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी, और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ऊपर द्रव्यमान संख्या में से ये परमाणु क्रमांक अगर निकाल देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0 आ जाएगी। और पूरे प्रकृति में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोटियम यानी हल्का हाइड्रोजन ही पाया जाता है। तो ये प्रोटियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई, आपने देखा कि प्रोटियम इस प्रकार से अपना रोल निभाता है। तो हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है प्रोटियम। इसके बाद आता है दूसरा जो है वो है ड्यूटेरियम। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम लोग ड्यूटेरियम के बारे में भी अध्ययन करें। चलिए अब जो है हम लोग हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक देखेंगे, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखें, किस प्रकार से उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। मान लीजिए ड्यूटेरियम के बारे में पूछ लिया गया तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो दूसरा समस्थानिक है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम
आप इसको डी से भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी, और इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। जैसे प्रोटियम को हल्का हाइड्रोजन कहा गया, वैसे ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब इसका प्रतीक हम लोग पढ़ेंगे कि ड्यूटेरियम को किससे हम प्रतीक में लिखते हैं। प्रतीक इसका होता है, सिंबल जो प्रतीक है वो है 1H2। 1H2 देख रहे हैं कि जो प्रोटियम था, प्रोटियम में 1H1 था, नीचे की संख्या वही थी, यानी परमाणु क्रमांक इसका भी वही है एक, और ड्यूटेरियम का भी एक ही होता है। अभी ट्राइटियम भी पढ़ेंगे, वहां पर भी यहाँ पर संख्या एक ही आएगी, अर्थात परमाणु क्रमांक तीनों के समान है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के, इसीलिए ये समस्थानिक कहे जा रहे हैं। लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग है। प्रोटियम में आपने देखा 1H1 था, यहाँ पर 1H2 है, इसके बाद हम लोग ट्राइटियम पढ़ेंगे तो 1H3 आएगा। तो द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है समान है, इसीलिए इसको हम समस्थानिक कह रहे हैं। तो प्रतीक हो गया इसका 1H2। इसके बाद यहां पर जो संख्या लिखी होती है वो परमाणु क्रमांक होता है, तो हम लिखेंगे ड्यूटेरियम का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होगा, एक ही होगा। आप देख रहे हैं ये नीचे एक लिखा है, प्रोटियम में भी एक ही था। और ये संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2 है। आप देख रहे हैं ऊपर द्रव्यमान संख्या है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों जुड़े होते हैं। तो अगर एक प्रोटॉन है तो एक जाहिर सी बात है, अगर इसमें एक प्रोटॉन घटा देंगे तो जो एक आएगा वो न्यूट्रॉन की संख्या होगी, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 होगी। तो परमाणु क्रमांक 1 हो गया, द्रव्यमान संख्या 1 हो गया। तो परमाणु क्रमांक 1 होने के नाते आप कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होगी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर 1। और प्रोटॉनों की संख्या 1 हो गई, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, दोनों बराबर होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, चूंकि उदासीन होता है, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर कि न्यूट्रॉनों की संख्या ड्यूटेरियम में कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दें, अर्थात 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या भी यहाँ पर 1 है। तो आप ये सब सारी चीजें आप देख रहे हैं कि जो ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, और सिंपल सामान्यतया इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ड्यूटेरियम का जो प्रतीक है वो 1H2 होता है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि यह उपस्थिति में जो हल्के हाइड्रोजन से बहुत कम, लगभग आप ये कह सकते हैं कि इसकी उपस्थिति 0.016% होता है, 16% उपस्थिति होती है इसकी। यानी जो प्रकृति में आपका ये जो भारी हाइड्रोजन है ये कितना परसेंट पाया जाता है, 0.016% ये पाया जाता है ड्यूटेरियम। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक है, पहला था प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, अब तीसरा यहां पर हम लोग ट्राइटियम के बारे में भी चर्चा कर ले, तीसरा भी हम लोग जान ले। अगर आपसे पूछा जाता है ड्यूटेरियम क्या है, प्रोटियम क्या है, तो आप इसको भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि ड्यूटेरियम जो होता है वो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसका प्रतीक 1H2 होता है। इसमें ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों 1-1 होती है। और प्रकृति में जो इसकी उपस्थिति होती है वो 0.016% होती है। आप ये ड्यूटेरियम के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा जो समस्थानिक पढ़ेंगे वो है ट्राइटियम। यहां पर लिख देते हैं ट्राइटियम।
टीयम, ये ट्राइटियम हम लोग पढ़ेंगे। और ट्राइटियम को जो है कैपिटल टी से हम लिखते हैं, कैपिटल टी। ये ट्राइटियम का जो प्रतीक होता है, आप देखेंगे कि प्रतीक जो इसका सिंबल होता है वो होता है 1H3। आप देख रहे हैं कि प्रोटियम का 1H1, ड्यूटीरियम का 1S2 और ट्राइटियम का 1S3, यानी तीनों में आप देख रहे हैं जो नीचे परमाणु क्रमांक है तीनों के समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग है, इसीलिए इनको हम समस्थानिक कहते हैं। अब जब यहाँ पर प्रतीक इसका 1S3 है, नीचे जो संख्या लिखी होती है वो परमाणु क्रमांक होती है, तो आप कह सकते हैं कि जो ट्राइटियम है इसका परमाणु क्रमांक भी कितना है, 1 है। परमाणु क्रमांक कितना है, 1। और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3 है। द्रव्यमान संख्या जो है ट्राइटियम की वो 3 है। अब यहां पर परमाणु क्रमांक के बराबर प्रोटॉनों की संख्या इसकी निकाल लेंगे, वही होगी प्रोटॉनों की संख्या। ट्राइटियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, कितनी होगी? परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 1। अब प्रोटॉनों की संख्या 1 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी? ये जो द्रव्यमान संख्या 3 है इसमें परमाणु क्रमांक 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। यहां पर आपको एक बात यह और ध्यान देना है कि ये जो ट्राइटियम है ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और ये अस्थायी होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है, अर्थात ये इसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। आप ये प्रकृति भी लिख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव प्रकृति, इसकी जो है प्रकृति जो है, नेचर जो है का होता है। ये कौन, ट्राइटियम। तो ट्राइटियम के बारे में इतनी बातें आप लोग याद रखें कि ट्राइटियम को सामान्यतः टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक 1S3 है, परमाणु क्रमांक 1 है, द्रव्यमान संख्या 3 है। परमाणु क्रमांक आ गया तो वही उसके प्रोटॉनों की संख्या बराबर 1 होगी। अब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों सेम होती है, तो भी 1 हो गई। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से आपका परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने बताया कि ट्राइटियम जो है ये हाइड्रोजन का एक ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। रेडियो एक्टिव प्रकृति का मतलब क्या होता है कि ऐसे तत्व जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते रहते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। तो ट्राइटियम भी एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है। तो कुल मिला के आपने देखा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला आपने देखा प्रोटियम 1H1, दूसरा आपने देखा ड्यूटीरियम 1S2 और तीसरा आपने देखा 1H3 ट्राइटियम। यहां पर जो कॉमन सी बात है आप देख रहे हैं, जो नीचे संख्या जो दी गई है 1 1 1 ये परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक तीनों का 1 है, समान है, लेकिन ये जो ऊपर संख्या दी गई है ये द्रव्यमान संख्या कही जाती है, ये अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं कि ये सब क्या है, समस्थानिक है। क्योंकि समस्थानिक की परिभाषा जो बताई गई वो ये बताई गई किसी एक ही तत्व के वे ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, और इनके बारे में हमने डिटेल भी आपको कुछ भी बातें थी हमने आपको बताया। आप इसको एक अच्छा सा नोट्स में आप अलग अलग लिख सकते हैं। हमने तो आपको अलग अलग बिंदुवार बताया, आप भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ट्राइटियम के बारे में आए तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइटियम को सामान्यतया टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक 1S3 होता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, द्रव्यमान संख्या इसकी 3 होती है, प्रोटॉनों की संख्या इसमें 1,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। और इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि ट्राइटियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव प्रकृति का होता है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में आपने देखा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इतनी बातें आप लोग इसका एक फोटो खींच लें और एक अच्छा सा हाइड्रोजन के समस्थानिक पर एक अपना नोट्स बनाएं। इसका एक फोटो खींच लें। तो एक छोटी सी बात हम लोग और कर लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 रूप और होते हैं, आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है तो ये छोटा टॉपिक, लेकिन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की विवेचना कीजिए। तो कोई बहुत घबराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक पूछा जाएगा तो हम लोग घबराएंगे नहीं। अब हम लोग हेडिंग बना लें एक नया, आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। आर्थो और पैरा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है पैरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूछ लेता है कि आर्थो हाइड्रोजन क्या है और पैरा हाइड्रोजन क्या है। बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से पहले समझिए। देखिए हाइड्रोजन का जो अणु है, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन जो अणु है उसको H2 लिखते हैं। अगर H2 में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो 2 परमाणु मान लीजिए, एक परमाणु हाइड्रोजन का ये है और दूसरा परमाणु मान लीजिए हाइड्रोजन का ये है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का पहला परमाणु है, ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु, तभी तो H2 बना। इसमें क्या होगा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, पहली बात। दूसरी बात ये आप जाने कि जो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं अलग अलग, इनके इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा विपरीत होती है। अगर एक घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा तो दूसरा घड़ी के सुई के विपरीत घूमेगा। आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक घड़ी की सुई में घूम रहा है, इधर घूम रहा है, तो दूसरा जो है इधर की ओर घूमेगा, यानी एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर पहले परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु में भी एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ये परमाणु आपस में संयोग करके हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है वो विपरीत होता है। पहले परमाणु में अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होगा, पहली बात। दूसरी बात आप ये देख सकते हैं कि इसका अपना एक नाभिक होगा। भाई ये मान लीजिए नाभिक है ये, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन भी होगा। आप जानते हैं इसमें भी एक प्रोटॉन और इसमें भी एक प्रोटॉन। स्थिति क्या होती है कि जब किसी हाइड्रोजन अणु के दोनों परमाणुओं को देखा जाए, अगर ये प्रोटॉन भी चक्कर काटते हैं, इसमें चक्कर लगाते हैं, अगर प्रोटॉन के चक्कर, कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों प्रोटॉन, दोनों परमाणुओं के दोनों अलग अलग प्रोटॉन जब क्या होते हैं एक ही दिशा में, मान लीजिए अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमे, यानी ये ऐसे घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज घूमे। यानी जब समान दिशा, प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा जब समान होती है, ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन का तो विपरीत होता है, दोनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा विपरीत होती है, लेकिन प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा क्या होती है, ये तो हमेशा विपरीत होंगे, लेकिन प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा अलग अलग होती है। जब ये प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा एक ही होती है, एक समान होती है, तो ऐसे हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आर्थो हाइड्रोजन। याद रखें, आर्थो हाइड्रोजन। आर्थो हाइड्रोजन कब कहा जाएगा, जब प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा एक समान होगी, एक जिधर घूमे दोनों घूमे। अब इसी का जस्ट उल्टा अगर देख ले, मान लीजिए एक दूसरा हाइड्रोजन अणु ले लेते हैं, इसमें भी 2 परमाणु होंगे, मान लीजिए ये पहला परमाणु है हाइड्रोजन का और ये जो है आपका दूसरा परमाणु है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा आप जानते हैं कि ये विपरीत दिशा में ही, मान लीजिए अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन तो ये तय है कि दोनों अलग अलग दिशा में घूमेंगे, तभी ये आपस में जुड़ते हैं परमाणु। लेकिन यहां पर जो इसका नाभिक है, इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन होगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। तो यहां पर कभी कभी क्या होता है कि यहां पर आपने आर्थो हाइड्रोजन में क्या देखा कि प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा दोनों में समान है, दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। लेकिन जब प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा मान लीजिए एक क्लॉकवाइज घूमे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एक इधर घूमे तो दूसरा
उधर घूमे। कहने का मतलब जब प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत हो तो वहां पर उसे हम क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोजन। याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा यहां पर आप लिख सकते हैं, प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत होती है। यहां पर क्या होगा, विपरीत। प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा, इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, प्रोटॉन से मतलब है। प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत जब होगी तो पैरा हाइड्रोजन होगा, और जब प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा समान होगी, प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा क्या होगी, समान होगी, एक जैसी होगी, एक तरफ होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्थो हाइड्रोजन कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है। मामला केवल प्रोटॉन के चक्रण का होता है। इलेक्ट्रॉन तो दोनों अपोजिट रहेंगे, 100% रहेंगे, लेकिन जब प्रोटॉन क्या होते हैं, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जब प्रोटॉन भी अपोजिट दिशा में जब घूमने लगते हैं दोनों, तो वो पैरा हाइड्रोजन हो जाता है। और जब प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा एक होती है दोनों में, तो ऐसे हाइड्रोजन अणु को क्या कहेंगे, आर्थो हाइड्रोजन कहेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में लिख भी लीजिएगा, ऐसे ही बना के लिखिएगा कि किसी भी हाइड्रोजन अणु में जो हाइड्रोजन के दोनों परमाणु होते हैं, जब उसमें प्रोटॉनों की संख्या, जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जब चक्रण की दिशा एक समान होती है, एक तरफ होती है, तो ऐसे हाइड्रोजन को आर्थो हाइड्रोजन, और जब प्रोटॉनों के चक्रण की दिशा विपरीत होती है तो ऐसे हाइड्रोजन को पैरा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक के साथ साथ हम लोगों ने आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन के बारे में भी चर्चा किया। आशा करते हैं कि ये आपको बातें समझ में आई होंगी। छोटे छोटे प्रश्न के रूप में आपसे आईआईटी में भी, नीट में भी यहां से क्वेश्चन आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन को छांटने के लिए पता नहीं कितनी बार नीट में और आईआईटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग ये बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर किया करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे क्लासेज आपको मिलने हैं और सारे क्लासेज ऐसे ही बिंदास बेजोड़ मिलने वाले हैं, ताकि आपका लेक्चर अच्छे से हो सके, आपका क्लास अच्छे से समाप्त हो सके और एक अच्छा सा नोट्स बन सके और एग्जाम में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आपको दिवाली बहुत ज्यादा मुबारक हो, बहुत अधिक मुबारक हो। लेकिन बच्चों, असली दिवाली वो होगी जब हम लोग कहीं पर सिलेक्ट हो जाएंगे, किसी अच्छे स्थान पर हम लोग चले जाएंगे। हम लोग माने आप लोग, हम आपके साथ हैं, आप उस स्थान पर पहुंचे जहां पर आपके माता पिता, आपके गुरु और आपके कई से ऐसे परिजन हैं जो इंतजार कर रहे हैं आपको वहां पहुंचने के लिए। तो एक बार फिर से हम दिवाली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों, आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। थैंक यू सो मच।